ओम शांति। चलो, खैर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो चल रहा है, तो कल हमने कौन कौन से 3 गुण पढ़ लिए हैं और किस किस को तीनों गुण आसान लगते हैं। मैं पहले बच्चों से पूछूंगा। सुहानी बताइए, सुहानी कौन कौन से 3 गुण पढ़े हमने? तीनों गुण का नाम बताओ। तीनों वैल्यूज कौन कौन सी पढ़ी हमने? सुहानी अनम्यूट करो। आप थे ना तीनों वैल्यूज में? बताओ कौन कौन सी 3 वैल्यूज पढ़ी। अनम्यूट करो अपने को। क्या वो अनम्यूट नहीं हो रहा? क्या होना चाहिए? मैं तो आपको आज टू अनम्यूट कर रहा हूं। जसविंदर बहन आप बताओ, आप छुट्टी कर दी थी क्या आपने बीच में? है ना, 2-3 दिन से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप दिखाई नहीं दी मुझे। भाई जी, ओम शांति में शांतिवन चली गई थी, भट्टी में। अच्छा, आपने छुट्टी मार दी। हाँ जी, बस कल कल ही आई हूँ। कितने वहां दिन? से मैंने 1-2 दिन क्लास लगाने की कोशिश की, लेकिन मेरा नेटवर्क वहाँ बिल्कुल गड़बड़ा रहा था, तो फिर इसलिए रह गई। तो ठीक है, कौन बताएगा फिर? हाथ उठाओ। 3 वैल्यूज कौन कौन सी पढ़ी हमने अब तक? अनीता बहन बताओ, कौन कौन से 3 वैल्यू पढ़े? अनम्यूट करो। क्या चक्कर है आप लोगों के? अनम्यूट क्यों नहीं होते भाई? मैं यहाँ से अनम्यूट करने की पावर दे रहा हूँ आपको, यहाँ से क्लिक भी कर रहा हूँ, फिर भी आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो। हेमा बहन आपका नाम अनम्यूट अनम्यूट हो रहा है? हाँ, इनका क्यों हो रहा है जो आपका नहीं हो रहा है? कुछ गड़बड़ आप लोगों के फोनों में। बहन बताओ, आप 3 वैल्यूज कौन कौन सी पढ़े अब तक हमने? सर मुझे तो 2 ही याद है कि उन्होंने रिवाइज नहीं किया, स्पिरिचुअल वैल्यू और मटेरियल वैल्यू। बस बस बस, कल्याण हो गया। फिर सारी क्लासों का जो है सब आपने तो, अरे बाबा। तो हमने वर्च्यूज पढ़े थे ना, मोरल अच्छा, तो और वर्च्यूज बता दो। 3 वर्च्यूज कौन कौन से हैं? नहीं यार, मेरे को प्रॉपर नहीं यार। सुहानी आप करो अनम्यूट अब। ओम शांति भाई जी। शांति अब बताओ, आ रही है? 3 वैल्यू बताओ। लव, नॉलेज, लव और प्योरिटी। हाँ, नॉलेज, लव एंड प्योरिटी, 3 वैल्यूज हमने पढ़े हैं। और साथ साथ हमने एक और वैल्यू पढ़ी जिसका नाम था कमिटमेंट, है ना? कमिटमेंट पढ़ा था ना। और कल हमने इस बात को भी समझा कि वर्च्यूज क्या होते हैं और वैल्यूज क्या होती हैं, मॉरल्स क्या होते हैं और एथिक्स क्या होते हैं। ठीक, हालांकि मैंने अभी उनकी डिटेलिंग की नहीं है कि मॉरल्स क्या होते हैं, कैसे कोई चीज मॉरल बनती है, कैसे कोई चीज एथिक्स बनती है। ये भी एक बहुत डेप्थ की बात है अंडरस्टैंड करने की। पता है, आप जितना जितना ज्ञान में स्पष्ट होते जाओगे ना, आपको आपकी लाइफ के कंफ्यूजन्स उतने ही आसानी से मिटाने में मदद मिलती जाएगी। आप समझ रहे हो मेरी बात? ठीक, तो तीनों वैल्यू क्लियर हैं आप सबको? अच्छा, आप ईमानदारी से वे हाथ उठाएं जिनको इन तीनों वैल्यूज को अपनी लाइफ में अपनाने से सचमुच में लाभ हुआ है पिछले कुछ दिनों में। हाथ उठाओ। अगर इनको आपने सोचा भी है इनके बारे में तो फायदा हुआ है। हाथ उठाओ। हुआ है फायदा? हुआ है फायदा? ओके, ग्रेट। क्या फायदा हुआ है? क्या फायदा हुआ है? कौन बताएगा? पंकज बहन, क्या फायदा हुआ है? ओम शांति भाई जी। क्या फायदा हुआ है? प्योरिटी में तो बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड हुई हूँ मैं। ब्रह्मचर्य का तो पालन पिछले 12 साल से कर ही रहे हैं, लेकिन वो एक बहुत छोटी सी चीज थी, एक सूक्ष्म नहीं लगा मुझे वो चीज, वो लगा आसान काम है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड और इनोसेंस नहीं थी। दूसरा, होली हंस वाला गुण भी नहीं था। राय बहादुर बहुत बनती थी, मुझे लगता था मुझे आगे और मैं दूसरों को बताऊं। तो ये आपकी क्लासेस से मैंने ये सीखा है कि अगर मैं ठीक हूँ तो दूसरा भी ठीक हो सकता है, और उसकी भी अपनी एक राय हो सकती है। और अगर मुझे कोई चीज समझाता है अच्छी नहीं लगती, तो मुझे कोई हक नहीं है कि मैं दूसरे को समझाऊं। दूसरी जो वैल्यू लव है, इससे मैंने बहुत सीखा है।
बहुत जल्दी गुस्सा आता था, इरिटेट हो जाती थी। लेकिन अब आपकी क्लासेस ने जैसे बिल्कुल एक नहला धुला के मुझे साफ सुथरा कर दिया है। अब आता तो है गुस्सा, लेकिन अगर दिन में पहले 10 बार आता था तो अब 10 दिन में 1 बार, और वो भी हार्डली 1 और 2 मिनट्स बस। बहुत ही बढ़िया, ये तो कमाल की बात है। थैंक यू सर। ये चीज हो गया ना पंकज बहन, तो समझ लो बस यही करना है हमें। और मैं आज आपको अपना एक और सपना बताता हूँ। मेरे को मन में एक सपना आया, मुझे जगदीश भाई साहब की याद आ रही थी, ऐसे कुछ बैठा हुआ पढ़ रहा था, तो कभी भाई साहब के साथ हम बैठे थे, तो मुझे याद आता है कि भाई साहब ऐसे ही बात कर रहे थे, तो उन्होंने हमसे एक सवाल पूछा था कभी, और पूछा था कि भाई आपको क्या लगता है कि जो ब्रह्मा कुमारी में विंग्स की स्थापना की गई, जो नए भाई बहन भी यहाँ पे कनेक्ट होंगे वो भी ध्यान से सुनिएगा, हमारे है ना 20+ विंग्स हैं, है ना सर, 21 विंग्स हैं हमारे। विंग्स का मतलब होता है कि अलग अलग प्रोफेशंस के हिसाब से सेवा करना। माना हमारा एक विंग है विमेंस विंग, है ना, विमेंस एम्पावरमेंट विंग, बेसिकली विमेंस का विंग है। हमारे यहाँ पे एजुकेशन का विंग है, हमारे यहाँ पर जूरिस्ट का विंग है, हमारे यहाँ फार्मर्स के लिए एग्रीकल्चर का, ग्रामीण विकास का हमारे पास में विंग है, हमारे पास समाज सेवा सोशल सर्विसेज का एक विंग है, हमारे पास में जो पॉलिटिकल एक विंग है, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर एक विंग है, साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग है, मेडिकल विंग है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास में अलग अलग प्रकार के विंग हैं। बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज एक विंग है। तो इन विंग की जो स्थापना की गई थी वो इसलिए की गई थी कि आप एक बात अच्छी तरह समझते होंगे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा सारे भाई बहना। आज ये अंदर में आई तो मैं बात को इसलिए भी शेयर कर रहा हूँ क्योंकि नॉलेज अगर हो चुका है और हमको ज्ञान होना चाहिए इस बात का कि आध्यात्म जो होता है वो किसी भी इंसान को एक तरह से समझ में नहीं आता, एक तरह समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? कारण होता है, हर एक की जो वोकेबलरी होती है वो अलग अलग होती है, हर एक की वोकेब अलग अलग है ना, हर एक की शब्दावली अलग अलग है। आप एक बात देखो, एक माँ जिन शब्दों का इस्तेमाल करती है, जिन भावों का इस्तेमाल करती है, पिता नहीं करेगा। ऐसे ही एक चार्टर अकाउंटेंट या बिजनेस जिसने पढ़ा हुआ कॉमर्स वाला जो बच्चा होगा, उसका सोचने का तरीका, बात करने का तरीका, भावुक होने का तरीका अलग होगा। एक साइंस वाले का तरीका अलग होगा, एक आर्ट्स वाले का तरीका अलग होगा, एक जो एक्टिंग में इंटरेस्ट रखता होगा उसका तरीका अलग होगा, एक जो इंडस्ट्री से बिलोंग करता होगा उसका तरीका अलग होगा। इवन उनके तारीफ करने के तरीके भी अलग होंगे, उनके एग्जाम्पल भी उनके प्रोफेशन से मिलते जुलते होंगे। हाँ या ना? हाँ या ना? आप मेरी बात से एग्री कर रहे हैं सब? इस बात को सब एग्री कर रहे हैं? तो जो विंग्स बनाए गए थे वो इसलिए बनाए गए थे कि उन्हें उन्हीं की भाषा में अध्यात्म परोसा जाए, क्योंकि जिसके पास जो शब्द होते हैं उन शब्दों से तैयार किए गए भावों को ही वो अपने व्यवहार में समझ पाता है और उतार पाता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? उसे वो बात लिंकिंग, रिलेटिविटी की थ्योरी उसके साथ बहुत अच्छा काम करती है। जैसे बच्चे हैं, आप बच्चों को बच्चों की भाषा में समझाओ। आप जैसे यूथ विंग है तो यूथ को यूथ की भाषा में स्पिरिचुअली समझाओ। अगर यूथ को आप मैच्योर्ड भाषा में, शास्त्रों की भाषा में, ग्रंथों की भाषा में, पूजा की भाषा में समझाओगे, बच्चे भाग जाएंगे, सुनेंगे नहीं वापस ज्ञान। लेकिन उन्हीं यूथ को आप कैरियर की भाषा में, उनके इंटरेस्ट की भाषा में, उनके मोटिवेशन की भाषा में आप उनको समझाओ, वो तुरंत आपकी बात को समझेंगे भी और एक्सेप्ट भी करेंगे। कहने का अर्थ ये होता है, अब सपोज करो कोई बिजनेसमैन है, आज कोरोना जोन में उसका बिजनेस नीचे जा रहा है। अब आप उसको ये फायदा दिखा दो कि उसका बिजनेस कैसे अध्यात्म के प्रिंसिपलों को यूज करने से या इस वोकेबलरी से कैसे ऊपर आ सकता है, बस ये रास्ता दिखा दो आप उसको, वो आपके अध्यात्म को चुन लेगा। हाँ या ना? आप समझ पा रहे हैं? हम कहते नहीं, हम सबको ज्ञान सुनाते हैं, हम सबको जाके मेडिटेशन बोलते रहते हैं, शांति शांति बोलते रहते हैं, सबको सुख शांति बांटते रहते हैं। विंग्स की स्थापना इसलिए की गई थी। तो आज मेरे मन में ये आया, अच्छा दूसरी बात क्या की गई थी, भाई साहब कहा करते थे कि विंग की स्थापना इसलिए नहीं की गई कि लोग केवल माउंट आबू में प्रोग्राम में लोगों को लेके जाएं। यहाँ क्या होता है, यहाँ सब लोग पर विंग का प्रोग्राम होता है, बहन जी हमें सुना देती है कि तुम दो को ले जाओ, लेके आओ, किसी को लेके आओ, इंजीनियरिंग में ले जाओ, 10-20 रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं, हम ले जाते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन भाई साहब कहते थे कि विंग्स की स्थापना इस हिसाब से की गई थी कि हर सेंटर अपने यहाँ पर विंग्स के प्रोग्राम करे। माना
आप सोचो अगर किसी भी क्लास में 10 से 20 लोग भी आते हो, अगर वो ईच वन टीच वन का फॉर्मूला पकड़ लो, आप सब, आप जितने हैं यहाँ पे भी 68 भाई बहन कनेक्टेड है यहाँ पे, चाहे नए चाहे पुराने, अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो क्या आप एक एक जने को और कनेक्ट कर सकते हैं? तो सोचो यहाँ पे 68 की बजाय 70 की बजाय 140 लोग कनेक्ट हो जाएंगे, फिर 140 अगर एक एक को लेकर के आ जाए तो 280 कनेक्ट हो जाएंगे। सो ईच वन टीच वन का फॉर्मूला, तो इसमें क्या हो सकता है, मान लो 68 सपोज टीचर्स हो जाएं और 68 एक एक टीचर को ले आए, या किसी प्रोफेशन के हो एक टीचर को लेके आओ, तो 68 टीचर का प्रोग्राम हो गया। अगर 68 70 लोग एक एक इंजीनियर को ले आए तो 69 इंजीनियर का प्रोग्राम हो गया। 68 एक एक विमेन को लेकर के आ जाए तो विमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम हो गया। 68 69 एक एक यूथ को ले आए तो यूथ एम्पावरमेंट का प्रोग्राम हो गया। हाँ या ना, समझ आ रही है मेरी बात? सो ये मेरे को आज आइडिया ऐसे टच हो रहा था, भाई साहब को बात याद आ रही थी, तो तब मैंने किसी सेंटर को इस बात के बारे में बताया, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ बात तो बहुत सही है, किया जा सकता है चीजें करके। तो मेरा मन है जितने भी सेंटर्स हैं, मेरा दिल भी है मैं भारतवर्ष के सभी सेंटर्स मूव करूं, तो आप सब या बाहर भी कभी मौका मिलेगा तो बाहर भी जाऊं, मतलब मेरा मन तो यही है मैं सब सेंटर्स पे जाऊं। तो आप लोग भी जहां जहां जिस जिस सेंटर से हैं, आप अपने सेंटरों पे बात कीजिएगा। अगर आपके सेंटर्स कहते हैं तो हम वहां पर आकर के इसकी पूरी प्रोग्रामिंग और पूरी प्लानिंग को अच्छे प्रकार से एग्जीक्यूशन का एक प्लान बना सकते हैं। हम भट्टियां भी कर सकते हैं आपके लाइव सेवा केंद्रों पे आकर के। ये मेरे को आज संकल्प आया, तो जहां जहां से मुझे इनविटेशन का मिलेगा या बातचीत तो होगी, वहां पर हम जाएंगे। अभी हमें कुछ जगह से मिल रहा है तो वहां पे हम जाना शुरू कर रहे हैं। तो आप सब भी अलग अलग शहरों से हैं, अलग अलग जगहों से हैं, है ना। यहाँ पे मुझे थोड़ा मैं जानना भी चाहता हूँ आज पता नहीं ऐसी मेरा मन है कि मैं आगे बढ़ने से पहले जानूं कौन कौन कहाँ से हैं, तो थोड़ा बताना पसंद करेंगे आप सब? कुछ को तो मैं जानता हूँ, जैसे मैं श्वेता बहन को जानता हूँ कि वो इंदौर भोपाल से, भोपाल इंदौर। श्वेता बहन कहाँ से, भोपाल या इंदौर? सीहोर। हाँ, सीहोर near to Bhopal. I'm basically from Bhopal, but for job purpose I shifted Seehor last year. काजल बहन कहाँ से? काजल बहन नेपाल से। ओके, काजल बहन नेपाल से है। मनीषा बहन कहाँ से हैं? ब्यावर। ये तो शायद अजमेर के पास है ना, उधर जब माउंट आबू जाते हैं रास्ते में आता है तो। हाँ बिल्कुल। ठीक है। सुनीता गौबा जो गुड़गांव से हैं, हाँ टाइप भी कर सकते हैं, क्या शहर का नाम तो आप जरूरी नहीं है मैं सबसे वैसे करके पूछूं। गरिमा कहाँ से हैं? गरिमा सर अलवर राजस्थान। अच्छा अलवर, हाँ तो सही है, आप सर रास्ते में ही हो। अच्छा बिंदु बहन, अच्छा गुड़गांव से हैं बिंदु बहन। ओके बिंदु बहन कौन से सेंटर से हैं गुड़गांव में? अच्छा ये तो विजय बहन है जो कह रही है मैं दुबई से हूँ। जसविंदर बहन ग्रेटर नोएडा से हैं। अपने सेंटर का नाम भी आप लिख सकते हो, किस सेंटर कनेक्शन में हो आप। प्रिया तो नालागढ़ से है, अभी तो खैर कहाँ पे है? इसमें तो मोहाली में, और कहाँ पे? जीरकपुर में, पटियाला में। अच्छा ओके, नहीं ग्रेटर नोएडा वालों को तो मैं जानता हूँ ज्यादातर, ग्रेटर नोएडा वालों को लिखने की जरूरत नहीं है। सीता बहन जो है पूना से हैं, पंकज बहन नालागढ़ से हैं, रीता बहन मुंबई से हैं, और मनसुख भाई जो हैं ये गुजरात में कहाँ से हैं? पारुल बहन मुंबई। अच्छा विजय नहीं, पारुल बहन कहाँ से, कहाँ से लिखा आपने? माला बहन दिल्ली, अलीगढ़ सुहानी। ओके कोई बारामती, ग्रेटर नोएडा, मुंबई अंधेरी, लोखंडवाला, सोनीपत, गुड़गांव। ओके गुड। मॉरिशियस, वाह। सिविल लाइंस प्रयागराज, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, ग्रेटर नोएडा, मुंबई थाने, अच्छा खरखोड़ा सोनीपत, बहुत बढ़िया। सिविल लाइंस प्रयागराज, ब्यावर राजस्थान, जालंधर पंजाब, ओके राउरकेला उड़ीसा। गुड, मतलब ये है कि पूरा भारतवर्ष जुड़ा हुआ है हमारे साथ है।
ये अच्छी बात है। हाँ, कुछ बचा थोड़ी, जबलपुर, हाँ, सारे प्रदेश दिखाई देंगे मेरे को लगभग। चलिए, बहुत अच्छा है, गुड। सेक्टर 4 से, अच्छा, ठीक है। तो आप सभी लोगों से मेरा कहना यह है कि धीरे धीरे चीजों को करने का प्रयास करो कि हम लोग ना मिलकर के, अगर आप वैसे भी नहीं कर पाएंगे ना, तो मेरे को मन में एक बात आई थी कि हम जूम के माध्यम से ही, अगर आप सारे भाई बहन कोशिश करोगे तो जूम पर भी हम ऑनलाइन भी, अगर सेंटरों पे पॉसिबल हो पाएगा, जहां जहां सेंटरों पे करेंगे, जहां नहीं पॉसिबल हो पाएगा तो आप क्या करेंगे, सपोज आपने एक एक इंजीनियर तैयार कर लिया, सबने एक एक इंजीनियर, मान लो यहाँ पे जितने भाई बहन है, तो हम 70 इंजीनियर्स के हिसाब से इंजीनियरिंग विंग का ही प्रोग्राम करेंगे, उनको इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में ही इस ज्ञान को समझाएंगे कि कैसे उनके प्रोफेशन में मददगार हो सकता है। क्लियर है मेरी बात? ऐसे ही हम मान लें टीचर्स के लिए बात करें, प्रोफेसर्स के लिए बात करें। नहीं, अमृतवेला तो मैं अब बिल्कुल सबके लिए लिंक देना बंद कर दिया जूम का, अमृतवेला और मुरली का। अमृतवेला मुरली जो है वो यूट्यूब पर ही रहेगा, जूम पे नहीं रहेगा, वो सबके लिए हमने बोल दिया, आप यूट्यूब पर ही अटेंड करें, ठीक। तो उसमें क्या होता है ना कि वो कभी कभी कुछ लोग आएंगे, फिर उनको, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा लगता कि भाई मैं किसी को बोलूं कैमरा खोलो, फिर कोई कैमरा बंद कर लेगा, किसी को नींद आ जाएगी, किसी को कुछ हो जाएगा, तो वो सब ना फिर बड़ा, मेरे को एक्चुअली क्या उस तरह का इनडिसिप्लिन पसंद ही नहीं है। नए कोर्स में तो चल जाता है, लेकिन जब पुराने लोगों में अगर जरा सा भी इनडिसिप्लिन दिखता है ना, वो फिर वो बड़ा अजीब सा लगता है मेरे को। तो इसीलिए मैंने उसे बिल्कुल ही बंद कर दिया कि नहीं, आप सब अपने अपने तरीकों से सुने, वो ठीक नहीं लगता, वो कुछ भी बोलना ना अच्छा नहीं लगता। चलो, गुड। तो मतलब मेरा मन है आप सबको अच्छा लगा ये आइडिया कि हम ऐसी क्लासेस करें, ऐसी क्लासेस करें, आप सब समझते हैं ऐसा करना चाहिए। जैसे स्टूडेंट है यहाँ पे, मेरे को सुहानी दिखती है, और भी जो स्टूडेंट हैं, प्रिया है ना, आप ना स्टूडेंट्स को तैयार करो, हम केवल स्टूडेंट के लिए प्रोग्राम करेंगे, केवल स्टूडेंट्स के लिए, ओनली फॉर स्टूडेंट्स। मेरा मन पता है क्या चल रहा है, अभी मेरे मन में संकल्प आया था, आप सब इस बात को ध्यान देना, जैसे टीनेजर्स के लिए हम एक अलग प्रोग्राम करें, 13 साल की उम्र से लेकर 19 साल की उम्र के बच्चों के लिए, कि जो टीन एज होती है वो बड़ी ही खतरनाक एज होती है, उसमें एक अंडरस्टैंडिंग, एक मैच्योरिटी, एक फाउंडेशन को डेवलप करने के लिए उनके क्वेश्चंस डिफरेंट काइंड के होते हैं, उनके कंफ्यूजन्स डिफरेंट काइंड के होते हैं, हम उस पर बात करें। फिर हम 20 ईयर की उम्र से लेकर 35 की एज तक के लिए, वो एक यूथ एज होती है, उसके चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं, कैरियर के चैलेंजेस होते हैं, या लाइफ के स्टार्टिंग के चैलेंजेस होते हैं। फिर हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं 35 की उम्र से लेकर के 55 की उम्र तक, 35 साल से 55 साल, ये 20 ईयर का जो होता है टाइम, ये बड़ा ही पेनफुल टाइम होता है लोगों की लाइफ में। जो लोग अगर शादी कर लेते हैं या परिवार में चले जाते हैं या प्रोफेशनल हो जाते हैं, तो उनके ना काफी कुछ उनकी लाइफ के चैलेंजेस बिल्कुल डिफरेंट टाइप के हो जाते हैं। तो मेरा मन है कि मैं उनके लिए अलग से प्रोग्राम करूं, उनके चैलेंजेस सुनूं, उनके क्वेश्चंस पे हम बातचीत करें उनके साथ लेकर के। फिर 55 टू लेकर के 65, ये 10 साल का एक अलग गैप है, 55 टू 65, क्योंकि रिटायरमेंट के पास और रिटायरमेंट के बाद, मतलब 5 साल रिटायरमेंट से पहले और 5 साल रिटायरमेंट के बाद, उसके बाद से फिर 65 से लेकर के फिर हम अब जो भी उनकी लाइफ स्पान है, मतलब टिल 100 ईयर्स तक के प्रोग्राम को हम बिल्कुल सीनियर सिटीजन्स में करें, या 50 या 70 का। ऐसा मेरे मन के अंदर चल रहा है कि होता क्या है कि जब आप ऐसे बात करोगे ना, तो होता कई बार लोग क्या होंगे, मतलब बुजुर्ग लोग हैं, वो बच्चों के बीच वो सवाल पूछने से झिझकेंगे, कभी बच्चे बड़ों के बीच में सवाल पूछने से झिझकेंगे, है ना, उनको लगेगा पता नहीं हमारा सवाल कैसा है, ये वैल्यूएबल है नहीं है। या कभी बच्चों के सवाल के विषय में बड़ों के बीच में बात होगी तो बच्चे बड़े बोर हो जाएंगे, या बड़ों के सवाल की बात बच्चों के बीच में होगी तो बच्चे बोर हो जाएंगे। तो मेरे को ऐसा लगा कि अभी तो एक कोर्स चल रहा है, लेकिन फिर हम इस तरीके से प्रोग्राम्स को करें नयों के हिसाब से लेकर के आप लोगों को तैयार। और ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि जब हम लोगों को सच में, देखो सब आत्माएं हैं, एक बात आप सब अपने दिल में बिठा लीजिए, हर कोई एक आत्मा है, शरीर नहीं है। आज सुबह अमृतवेले में कौन कौन था, अमृतवेला किस किसने किया हमारे साथ, जो सुबह अमृतवेले में यूट्यूब पे थे? अगर नहीं थे तो यूट्यूब वाले वीडियो को सुन लीजिए जाकर के ध्यान से। हमने सुबह किस चीज में बात करी थी? बात ये करी थी कि जो भी कोई आपसे बात कर रहा है, या आप जिससे भी बात कर रहे हो, आप कैसे बात कर रहे हो? झूठ से झूठ बात कर रहा है। ना मैं प्रमोद हूं और ना आप वो हो जो आप अपने को समझ रहे हो।
लेकिन आप प्रमोद से बात कर रहे हो और प्रमोद आपके उस बाहर वाली चीज से बात कर रहा है। माना जो पर्सनैलिटी आपकी बन गई है, एक्चुअली मैं उस पर्सनैलिटी को देखते हुए बात कर रहा हूं। इसका मतलब क्या हो गया? मुझे टैग्स के बिना सोचना है कि ये टैग्स के बिना क्या है, मुझे उसकी परवरिश के बिना सोचना है उसको कि उसकी परवरिश के बिना क्या है, तब आप उसके ओरिजिनल से बात कर पाओगे। और जिस दिन आप उसके ओरिजिनल से बात करना शुरू कर दिया, आपको ना कभी जिंदगी में गुस्सा आएगा, ना कभी नफरत होगी। गारंटी है मेरी इस बात की। सुबह के अमृत वेले को ना बार बार सुन के देखना, वो बहुत ही कमाल का है। मैं उसका अभ्यास बहुत दिनों से करता हूं। मैं ऐसे नहीं करता अभ्यास, मैं देखता हूं लोगों को, मैं किससे बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं। अभी मैंने इस बंदे के बारे में ये सोचा, क्या मैंने इसके बारे में सोचा, या इसकी पर्सनैलिटी से जो मुझे इसका गुण बाहर से दिखा, इसके एक्शन में जो दिखा, उसके आधार पर मेरे थॉट चले। आप खुद सोचो, जो चीज परिवर्तनशील है, ध्यान से सुनना मेरी बात को सभी, जो चीज परिवर्तनशील है, सामने वाले का व्यवहार परिवर्तनशील है या नहीं है? परिवर्तनशील है या नहीं है? हेलो, हर एक का व्यवहार परिवर्तनशील है या नहीं है? परिवर्तनशील है सबका व्यवहार। जब व्यवहार परिवर्तनशील है सबका, तो मैं उस व्यवहार के आधार पर अपनी राय क्यों बनाऊं? लेकिन हम गलतियां काम करते हैं, हम उनके व्यवहार के आधार पर राय बना लेते हैं और सारी जिंदगी उस बोझ को ढोते हैं। ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। सबके विषय में हमने एक खाका खींच रखा है अपने माइंड के अंदर, और उसी के अकॉर्डिंग हमने अपनी सोच बना रखी है सबके लिए। कुछ पूछना मनीषा बहन, बताइए। भाई जी ना, जैसे आपने अभी ये बताई ना क्लास 16 to 18 इयर्स के बच्चों के लिए, तो जैसे मेरा बेटा है, उसको बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि ना ऐसा सवाल वगैरह पूछता है और आना भी चाहता है, पर मेरे को थोड़ा सा है ना, मतलब उसकी हिसाब से मैं बहुत थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं कर पाती हूँ। जैसे साइंस के हिसाब से पूछता है वो, कुछ बात पे मेरे को बोलता है, जैसे मैं मुरली सुनाती हूँ, जो भी आती है आता है उनको सेटिस्फाइड करती हूँ, पर ये मेरे को बोलता है, हमेशा टीज करता है कि मम्मी आप है ना उनको तो सेटिस्फाइड करते हो ना, तो आपको सवाल नहीं पूछते हैं। मैं आपसे सवाल करता हूँ तो आपके पास पूरा आंसर नहीं होता है। तो मैंने उसको किस एज ब्रैकेट में है वो? अभी 16 to 18 इयर्स। हाँ ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि हाँ, ये क्लास जो आपने आइडिया दिया ना, तो अच्छा, मतलब जो अभी जैसे प्योरिटी के बारे में भी आपने जो कल होमवर्क दिया था, तो वो करा, तो मुझे बहुत मतलब इतना ऐसा लगा कि जैसे ना इतनी इजीली हो गया। मतलब मेरे को मतलब ऐसा नहीं बिलीव हो रहा था कि मेरे से हो गया इतना आसानी से। मतलब बहुत मतलब सारी चीजें बहुत ही आसान होती हैं। डिफिकल्ट तो हम उसे सोच के बनाते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता था भाई जी, पहले बहुत गुस्सा आता था। मतलब मैं अपने ऊपर आता था, ऐसा नहीं किसी और के ऊपर। मेरे को लगता था मैं बाबा ने इतना अच्छा सिखाता है और मुरली में बताता है, मेरे को रोना बहुत आता था। मैं सोचती थी बाबा ने, हम ये नहीं पता है क्यों हो रहा था सब कुछ। एक्चुअली हम सारे लोग ये इंतजार कर रहे थे ना, एक दिन भगवान लाइट भेजेगा और मेरे अंदर ये गुण आ जाएगा। प्रॉब्लम ज्ञान की थी नहीं, प्रॉब्लम तो चमत्कार की उम्मीद की थी। हम योग में बैठे हैं और बाबा ही करेगा, जो करेगा ना बाबा ही करेगा। एक तो ये सेंटेंस रट रखा सारे ब्राह्मणों ने कि बाबा ही करेगा जी, बाबा ने ये कर दिया, बाबा ने वो कर दिया, बाबा ने ये कर दिया। भैया बाबा कुछ नहीं करता। मैं अब सोचोगे कैसी बातें बोले। भगवान करता नहीं, भगवान करवाता है। दो बातों में अंतर समझिए आप। श्री कृष्ण को सारथी दिखाया है, अर्जुन को रथी दिखाया है। इसको समझने की कोशिश करिए पहले। वो हमारा गाइड है, वो हमारा कोच है, वो हमारा ट्रेनर है, वो हमारा टीचर है। टीचर पढ़ाने का काम करता है, पेपर देने का नहीं। पता नहीं कितने कंफ्यूज हैं हम। मतलब हम सब इतने उल्टे कंफ्यूज हैं। आ तो गए ज्ञान में, पर हैं भक्त से भी बदतर। आज मुझे एक चीज की फीलिंग हुई भाई जी, वो ये कि ना वाकई में ये बहुत सहज है। जो बाबा बोलता है ना कि मेहनत नहीं करनी चाहिए, पर हम लोग मेहनत ही कर रहे थे इतनी देर से, और सहज है, वाकई में सहज है, बस हम लोग वैसा चल नहीं पाए। पता है मेरे दिल में है, अभी आपको बिलीव नहीं होगा। एक्चुअली क्या, मैं थोड़ा, मेरे पास अभी रिसोर्सेज उस तरह से नहीं है या टीम नहीं है, नहीं तो मैं इस कोर्स को ना ऐसे करके डिजाइन कर दूंगा ना कि बिल्कुल इसकी एक एक चीज प्रैक्टिकल है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है और ये इतनी आनंदित चीज है कि मैं आपको क्या बताऊं। बहुत आनंदित है ये, सिर्फ समझ में नहीं आती है किसी को,
बिना समझ में आने के कारण से परेशान है आत्माएं। जी मोनिका बहन, कुछ पूछना है? चलिए आज आप सवाल जवाब ही पूछ लीजिए, मुझे ऐसा लग रहा है सबके दिल में कुछ कुछ सवाल पूछने का वो आया है। जी मोनिका बहन बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी भाई जी, ओम शांति। ओम शांति। जी ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी बताइए। हाँ, मैं एक क्वेश्चन करना चाह रही थी इसी तरह का। जैसे किसी को भी थोड़ा सा भी जैसे बैच देख के, अभी 2-4 दिन पहले मैं मंडी गई थी, अभी तो मैं मधुबन में हूँ, तो मंडी गई थी, तो एक आत्मा ने पूछा कि आप ब्रह्मा कुमारी से हो क्या, ये बैच देख के बोला। तो ये कहते हैं अच्छा है, लेकिन है ना आप एक बात बताओ, आप ओम शांति शांति करते रहते हो, लेकिन है ना अगर हम मार्केट में जा रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, कोई हमारी बेटी को कुछ कहे तो क्या हम शांति में बैठे रहेंगे क्या, हम उनको जवाब नहीं देंगे? तो वो मैंने कुछ समझाना चाहा, लेकिन वो इंसान समझ ही नहीं रहा था। अब देखो कहता है कि आप क्या समझा रहे थे? कुछ भी कहे आप तो आप समझा तो रहे थे, पर आप समझा क्या रहे थे उनको? हाँ, सुनना ही नहीं चाह रहे थे। पहली बात तो वो सुन ही नहीं रहा था, वो बोल जा रहे थे वो। तो मैंने आपको कहा आपको कि ये देखो, आपको एक तो है ना, नहीं, तो आप जब वो सेंटर बोले जा रहे थे तो फिर आपने क्या कहा? ये आपकी आवाज कट रही है। फिर मैंने, हाँ, वो यहाँ पे मधुबन में हूँ ना भाई जी, तो वो थोड़ा टावर का प्रॉब्लम है। हाँ टावर अभी सही नहीं आ रहा। ठीक है, खैर जो इन्होंने सवाल बोला, सवाल का जवाब मैं बताना चाहूंगा। मैं आपको इसको एक अनुभव से बताऊंगा ताकि आप सबको समझ आए। बहुत ध्यान से सुनना, ये मेरा अनुभव है, शायद 2016 या 17 की बात है। हमारे यहाँ पे नोएडा में हमने स्पिरिचुअल एक्सपो किया था, है ना, एक आध्यात्मिक मेला किया था हमने। उस मेले में बाबा ने मुझ आत्मा को मौका दिया था राजयोग कोर्स कराने का। जैसे वहां शिविर लगाए गए थे, तो एक पंडाल में मुझे कोर्स कराने का सेवा दी गई थी। तो जैसे आकर के सब बैठ जाते थे, जो दिन भर में मेला घूमते थे, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते थे, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब वो बैठते थे तो हम उन्हें कोर्स कराते थे, खड़े होकर के, है ना, क्योंकि काफी लोग हो जाते थे, 30-40 लोग हो जाते थे, तो वहां पे वो सब रहते थे। जब मैंने वहां पे कोर्स कराया तो एक व्यक्ति आया, और वहां पे मैं ऐसे ही बात कर रहा था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो ये सबके जवाब मिल जाएगा आपको। तो वहां पे एक व्यक्ति आया, और उस व्यक्ति ने आकर के, जब मैंने कहा कि नहीं, हमें कभी किसी से भी नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी बुरा व्यक्ति होता ही नहीं है, इस बात से वो व्यक्ति बहुत ज्यादा नाराज हो गया, और खड़े होकर के सबके बीच में वो बहुत जोर जोर से मेरे ऊपर चिल्लाने लगा सबके सामने। आप कैसी बातें कर रहे हो, ये तो बिल्कुल तर्कसंगत बात नहीं है, किसी ने किसी बहन का बलात्कार कर दिया है तो क्या उसको छोड़ देना चाहिए, उसको गोली मार देना चाहिए, उसको ये वो बहुत तेज, मतलब सबके बीच में पूरा बिखर गया भाई। और मुझे समझ में आ गया कि इस आदमी का जो पारा है बहुत हाई हो गया है, बीपी भी इसका हाई हो गया है इस बात के बाद। तो मैंने तुरंत पानी मंगाया एक भाई से, मैंने कहा आप इनको पानी पिलाओ पहले। मैं हाथ जोड़े उनके, मैंने कहा बस आप सिर्फ मेरी अगर बात अगले 2 से 5 मिनट सुन लोगे तो शायद आपको मेरी बात का जवाब मिल जाए। उन्होंने मेरी बात को मान लिया, पानी पिया उन्होंने और बैठ गए। मैंने उनसे पूछा कि आपने जितना भी क्रोध किया, जो भी गुस्सा दिखाया, जो भी आपने अपने अंदर की नफरत की, क्या आपकी नफरत, क्या आपका गुस्सा, क्या आपके शब्द, क्या आपकी ऊर्जा उस व्यक्ति तक पहुंची जिसके विषय में भी आपने ये शब्द बोले? पहली बात। दूसरी बात, यदि गोली मार भी दी जाए तो गोली किसको मारी जाएगी? उसके संस्कारों को जो उसके अंदर हैं, या उसके शरीर को जो कि बाहर है? आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि पाप उसके संस्कारों के कारण उसने किया है या उसके शरीर के कारण उसने किया है? शुरुआत कहां से हुई होगी? तो उन्होंने खुद ने माना कि संस्कारों के कारण से, उसके आत्मकार से, दृष्टि के कारण से। अब आप मुझे बताइए, अगर फांसी पे लटकाओगे या गोली मारोगे तो उसके शरीर को या संस्कार को? और मैंने कहा फिर इस बात का मतलब क्या रह गया कि पाप को मारो, पापी को नहीं। फिर डाकू रत्नाकर के वाल्मीकि बनने का संदेश क्या रह गया? आप ही बड़े सुनाते हैं ना हमें तो ये वाली बातें। और मैंने कहा एक बात सोचो, चलो आपने गुस्सा किया, क्रोध किया, मैंने ये नहीं बोला कि उसके प्रति कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होना चाहिए, लेकिन कानूनी कार्रवाई नफरत से नहीं, क्योंकि अब पता सजा का लक्ष्य क्या होता है? कोई बताएगा सजा का लक्ष्य क्या होता है? सजा का लक्ष्य क्या होता है? जिन्हें बता चुका हूं वो नहीं, बहुत से लोग मेरी पुरानी क्लासेस के हैं, बात करूंगा नयों से।
उसी में क्या लक्ष्य होता है सजा का? शायद एक एग्जाम्पल सेट करना दूसरों के लिए, एग्जाम्पल सेट करना, ओके, लेकिन कैसा एग्जाम्पल? ताकि कोई ऐसा सर सजा शायद इसलिए दी जाती है कि उसको एक मौका मिले सुधरने का, और जो भी उसने गलत काम किया है उसका थोड़ा बहुत पनिशमेंट और सुधरने का मौका। आपको पता है जेल का नाम क्या होता है? जेल को क्या कहा गया है? जेल को हिंदी में सुधार गृह कहा जाता है। कारागार तो कहते हैं, लेकिन सुधार गृह भी कहते हैं उसको, ठीक है। और वहां पर यही उम्मीद रखी जाती है कि वो व्यक्ति सुधर के एक ना एक दिन जाके एक अच्छा इंसान बने। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, हर सजा का एक ही लक्ष्य होता है, टू ब्रिंग द बैलेंस इन लाइफ। और आप ये सोचो, जब आप किसी व्यक्ति की जिंदगी में बैलेंस और सुधार लाने के लिए जिस मनसा से उसको सजा देंगे, कभी नफरत पैदा होगी? नफरत पैदा होगी। और आप ऐसा सोच के देखो, जिस व्यक्ति के प्रति आपने नफरत करी, अब आप नफरत कर रहे हो, गुस्सा किसको आ रहा है? आपको। बीपी किसका बढ़ रहा है? आपका। हार्ट अटैक किसको आ सकता है? आपको। अब वो तो ठीक होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर आप मर गए तो क्या होगा? कानून व्यवस्थाएं हैं, कानून के अंदर, कानून के अंतर्गत उनके प्रति कोई कार्रवाई करनी है तो वो भी, अच्छा बताओ, कानून की कार्रवाई भी कौन वकील ज्यादा अच्छी कर पाता है? चलो वकीलों में भी आप कर लो। कभी वो वकील अच्छा केस लड़ पाता है जिसमें क्रोध होता है, या वो वकील अच्छा केस लड़ पाता है जो शांत रहता है और कम बोलता है? सोच लो आप, मतलब ऐसा ना लोग केवल हवा में बोलेंगे कुछ भी। अरे भैया, चिल्लाने से सही बात थोड़ी बदल जाएगी। समझने की बात यह है। तो उनको वो मेरी बात समझ आई और वो शांत रहे और उन्होंने पूरा कोर्स किया। तो वही बात है जो अभी बहन कह रहे थे कि मोनिका बहन की, भाई ऐसे ऐसे उन्होंने उनसे पूछा, अगर कोई मेरे से ऐसे बोलता है ना कि हमारी बेटी को छेड़ दे तो क्या हम शांत रहें? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं कहा। बाबा परमात्मा हमेशा एक बात कहते हैं, यदि कोई आपको एक गाल पे चांटा मार दे तो दूसरा गाल आगे करना अहिंसा नहीं है। ये अहिंसा की गलत परिभाषा है कि किसी ने एक गाल पे चांटा मार दिया, दूसरा गाल आगे कर दो। यह अहिंसा की सही परिभाषा नहीं है। अहिंसा की सही परिभाषा पता क्या है? दूसरे को भी पाप करने से बचाओ। अगर उसने एक गाल चांटा मारा, उसने पाप कर दिया, अगर आपने दूसरा गाल कर दिया तो आपने उसका पाप डबल करवा दिया ना। लेकिन आप उसका हाथ रोककर अगर आप उसको ये कह पाने में सक्षम होते कि नहीं दोस्त, ये सही चीज नहीं है, इसके लिए फिर चाहे मुझे कानून के पास जाना पड़े या फिर मुझे अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना पड़े या अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़े, परंतु मैं इसको वो करने के लिए तैयार नहीं हूं कि आप मुझे लगातार इस तरीके से हार्म करते रहेंगे। वो मेरा अधिकार है। तो समझदार होने में और भावुक होने में यही डिफरेंस है। कुछ लोग भावुक होते हैं, नहीं नहीं हमें तो झुकने का मतलब किसी के पैर पड़ना नहीं होता है। झुकने का अर्थ आप समझिए, पहली बात, झुकने का अर्थ होता है क्रोध की स्थिति को टालना, उसे झुकना कहते हैं। किनारा करने का अर्थ समस्या से भागना नहीं होता है। किनारा करने का अर्थ बस 2 कदम पीछे हटाना होता है। हम सब युद्ध के मैदान में हैं और युद्ध में यदि आपको दिखाई दे रहा है कि आगे बढ़ना खतरनाक हो सकता है तो जीवन सबसे महत्वपूर्ण चीज है, तो 2 कदम पीछे हटना बहुत महत्वपूर्ण होता है उसके लिए। इसे ज्ञान कहते हैं। अगर आप ज्यादा बहादुर बनने के चक्कर में आगे बढ़ रहे हो, ध्यान से समझिएगा इस बात को, नहीं 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 मैं ऐसे पीछे कैसे हट जाऊं, मैं, यही तो होता है घरों में लड़ाई किस बात की होती है, मैं पीछे कैसे हट जाऊं, मैं इसकी बात का जवाब नहीं दूंगा तो मैं तो छोटा कहलाऊंगा, मैं तो बेइज्जत कहलाऊंगा, मैं तो ऐसा कहलाऊंगा। ये दिमाग में रख के, ये क्या है? ये आपकी ईगो है। क्या ईगो दिखाने के लिए, क्या ईगो दिखाने से सामने वाले की ईगो कंट्रोल कर सकते हैं हम? व्हाट यू सो, अगर आप ईगो शो करोगे तो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अब आप क्या करोगे? आप देखना, हम ज्यादातर ज्ञान भी सुनाते हैं ना तो ईगोइस्ट हो गए। कैसे सुनाते हैं? मैं ज्ञानी हूं, वे अज्ञानी है। आप देखना, यहाँ पे जितने लोग हैं, इवन मैं ब्रह्मा कुमारी इसको भी जो फॉलो कर रहे हैं, हम में से जो हम राजयोगी हैं, हम दूसरों को ज्ञान कैसे सुनाते हैं? मैं ज्ञानी हूं और ये अज्ञानी। सुनाते हैं ना ऐसे ज्ञान? सुनाते हैं? दिस इज अ रॉन्ग वे टू टीच नॉलेज कि वे अज्ञानी है। मैं ज्ञान कैसे सुनाता हूं? मैं भी एक आत्मा हूं जिसे भगवान ने अवेयर कर दिया है
और मेरा जो भाई अभी अवेयर नहीं है, बस मुझे उसे अवेयरनेस देनी है, मैं ऐसे ज्ञान सुनाता हूं। मैं कभी किसी को अज्ञानता के तरीके से देखता ही नहीं, ना ही मैं कभी किसी को इस मौके से देखता कि मैं इसे प्रजा बनाऊंगा, मैं राजा बनूंगा। कुछ लोग ऐसे सेवा करने जाते हैं, अरे हम सेवा नहीं करेंगे तो हमारी प्रजा कैसे बनेगी। यहाँ पे एक लक्ष्य दिया जाता है ना, भगवान ने नर ऐसी करनी करे, नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बन जाए, तो हम देवता बनेंगे, तभी तो बनेंगे। जब सेवा इस तरह की सेवा करेंगे, ये सेवा होती ही नहीं है। एक बात आप लिख लेना सब बड़ा बड़ा, सेवा का अर्थ कभी भी किसी को अपने से छोटा बनाना नहीं होता। अगर आप दूसरों को अपने से छोटा समझते हैं तो आप सेवाधारी हैं ही नहीं, आप एक अहंकारी जीव हैं। सच्चा सेवक वो होता है, जो हमारे इस संस्था के संस्थापक थे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, नयों के हिसाब से बता रहा हूं, पुरानों को पता ही है, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, उन्होंने सभी को अपने से आगे रखा, दादियों को अपने से आगे रखा, मम्मा को अपने से आगे रखा। तो आगे रखने से क्या हुआ, सबसे आगे चला गया, नारायण बन गया। उन्होंने कभी इस बात के लिए पुरुषार्थ नहीं किया कि मैं इनसे आगे रहूं, नहीं, सबको अपने से आगे बढ़ाया। हम कैसा पुरुषार्थ करते हैं, हम आगे रहें। यही बताता है कि आप सारी जिंदगी पीछे ही रहोगे, जितना गर्दन आगे उठाओगे उतने पीछे जाओगे। समझ आ रही है मेरी बात? यही वो सेंसेस हैं जो हमें समझ नहीं आते और जिनकी वजह से गड़बड़ होती है पूरी। ठीक बात है? क्लियर हो रही है मेरी बात? तो इसलिए कभी भी, अब जैसे मैं आपको एक और बात समझाता हूं, ये हमारा गुण है पीस। आज थोड़ा सा उस गुण की बात कर लेता हूं बस मैं आपके साथ, क्योंकि हमने 3 गुण बात किए, इस गुण की बात करना बहुत जरूरी है। इस गुण की बात करना जरूरी है, पीस। अब पीस का मतलब क्या होता है? पीस का मतलब शांति होता है। अब शांति का क्या मतलब है भाई? क्या शांति? कुछ लोग क्या पता क्या सोचते हैं, शांति मतलब चुप रहो। चुप रहना शांति नहीं है, ये गलत फहमी है। इस पीस के पता है कितने सारे मीनिंग होते हैं। स्टिल को भी हम पीस कहते हैं, ट्रैंक्विलिटी को भी हम पीस कहते हैं। ट्रैंक्विलिटी को पीस कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो साइलेंस को भी हम पीस कहते हैं, ये भी पीस की बात। समझ रहे हो? इंट्रोवर्टेडनेस भी पीस का ही पार्ट होता है कायदे में। इंट्रोवर्ट हो जाना, अंतर्मुखी हो जाना, चुपचाप हो जाना, वो भी पीस का ही पार्ट होता है। ये सब शांति के पार्ट होते हैं। लेकिन इन सब के अर्थ अलग अलग हैं। इनमें से कोई सी भी एक शांति नहीं। ये सब स्टेजेस हैं। उसके अलावा पीस के भी 2 चीजों को और समझना जरूरी है इस पीस में भी। एक पीस मेरे पास में एक्सटर्नल पीस है और एक मेरे पास में इंटरनल पीस है। कुछ लोग हमेशा इस एक्सटर्नल पीस से इंटरनल पीस लाने के चक्कर में रहते हैं, जबकि अगर इंटरनल पीस हो जाए तो एक्सटर्नल में बम फटते रहो तब भी कुछ नहीं होने वाला आपका। अगर इंटरनल से एक्सटर्नल पीस लेकर के आओगे तो परमानेंट पीस आएगी। अगर एक्सटर्नल से इंटरनल डिपेंड करोगे, हम क्या करते, अरे थोड़ा चुप रहो ना, अरे थोड़ा चुप रहो ना, दूसरों को चुप करने चक्कर में लगे रहते हैं। इसका मतलब क्या है? उन्होंने समझा ही नहीं है कि पीस क्या चीज होती है। पीस कोई वस्तु थोड़ी है, पीस कोई फीलिंग भी नहीं है। आपको क्या लगता है पीस फीलिंग है? पीस फीलिंग है? अगर फीलिंग है तो फीलिंग तो कभी आएगी कभी जाएगी ना। पीस कोई इमोशन है, कभी आएगा कभी जाएगा, ऐसा थोड़ी है पीस। पीस क्या है? पीस इज स्टेट ऑफ माइंड। लिख लो आप इस बात को। पीस क्या है? स्टेट ऑफ माइंड, मन की अवस्था है पीस। मन की अवस्था है पीस। लेकिन इस पीस को लाने के लिए क्या करना पड़ता है? कैसे ये पीस आती है? पीस कभी भी ऐसे नहीं आती कि चुप बैठने से पीस आ जाएगी। कुछ को क्या देखता हूं मैं, बहुत से लोग मेडिटेशन करते हैं, हम मौन करेंगे, मौन। लोग वो करने ले जाते हैं, कौन सा होता है वो, विपासा करने जाते हैं, वो बंद कर देते कमरे में 10-10 दिन के लिए, चुगले नहीं, किसी बोलना नहीं। उससे आराम तो मिलेगा, लेकिन क्या वो प्रैक्टिकलिटी है? क्या आदमी सदा ऐसे बंद करके रह सकता है?
क्या उसे काम चल जाएंगे? क्या पूरी दुनिया चल जाएगी इस तरीके से? चलो कुछ लोग संन्यास ले लेंगे, वो चीज कर लेंगे, कर पाएंगे, लेकिन क्या दुनिया चल सकती है ऐसे करके? इसका मतलब तो फिर संन्यास लेना जरूरी हो गया शांति के लिए। तो इन कंफ्यूजनों से बाहर आना है पहले हमको। अब मैं बताता हूं कि शांति बेसिकली होती क्या है। शांति होती है प्योरिफिकेशन ऑफ थॉट्स एंड एम्पावरिंग ऑफ थॉट्स। विचारों का शुद्धिकरण और विचारों का सशक्तिकरण ही शांति का प्रतीक है। शुद्ध और शांत विचार सदा संख्या में कम होते हैं, सदा संख्या में कम होते हैं। साइलेंसिंग द माइंड का मतलब ही होता है आपको कॉन्शियसली अपने माइंड को हाईली पावरफुल प्योरिफाइड थॉट के साथ प्रोग्राम करना पड़ेगा। आपका मन वो ना सोचवाए आपसे जो आदतों के बस आपको आदत पड़ी है सोचने की। ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात है। आपसे आपका मन सोचवा रहा है या आप अपने मन से सोचवा रहे हो? प्रॉब्लम वहां है जब आपका मन आपसे सोचवा रहा है। आप सोचा नहीं चाह रहे हो, बट मन के थॉट भागे जा रहे हैं। इसी को बोलते हैं एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस की स्टेज। आजकल आपने सुना भी होगा, डिप्रेशन की कंडीशंस में आता भी है ओवर थिंकिंग करके एक सब्जेक्ट आता है, ओवर थिंकिंग। ये डिप्रेशन के सब्जेक्ट में ही होता है। मुझे बहुत ओवर थिंकिंग होती है, मेरे थॉट कंट्रोल नहीं हो रहे हैं करके। सो पीसलेसनेस स्टेज का मतलब होता है ज्यादा विचारों का आना, ना कि विचार का ही ना आना। समझना ध्यान से, ज्यादा विचारों का आना पीसलेसनेस है, और केवल जरूरी प्योरिफाइड पावरफुल थॉट का आना शांति की अवस्था है। आप कभी भी देखना, शांति पता है किस लिए इस्तेमाल किया गया था? इसके पहले एक शब्द लगाया जाता है अनडिस्टर्बेबल पीस। पीस के पहले एक शब्द लगता है अनडिस्टर्बेबल पीस। और डिस्टर्बेंस किस चीज का होता है? इमोशनल कंफ्यूजन्स का। अटैचमेंट और एक्सपेक्टेशंस रहेंगे तो डेफिनेटली आपकी पीसलेसनेस की स्टेज रहेगी, क्योंकि डिस्टर्बेंस होते रहेंगे। जब अटैचमेंट और एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, अर्थात आत्मा की नेचुरल अवस्था में आना शुरू हो जाएंगे, तो पीसलेसनेस होना बंद हो जाएगी, क्योंकि आप सही समय पे सही निर्णय ले पाएंगे। जब सही समय पे सही निर्णय ले पाएंगे, सही काम कर पाएंगे, सही सफलताएं क्रिएट। अच्छा एक बात बताओ आपको, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में, ध्यान से सुनना, आप बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में सफलता भी है, लिख लो पहले आप, किसी व्यक्ति के जीवन में सफलता भी है, स्वास्थ्य भी है, मधुर संबंध भी है, रिस्पेक्ट रिगार्ड भी है, क्या ऐसे व्यक्ति का मन कभी अशांत हो सकता है? हाँ जी बोलो, कोई भी बोलो, अगर किसी को लगता है तो बता दो मुझे। यानी जिसके पास स्वास्थ्य भी है, सुन लेना मेरी बात, जिसके पास अच्छी हेल्थ भी है, ठीक, जिसके पास में समृद्धि भी है, जिसके पास अच्छे संबंध भी हैं, सफलता भी है, समाज में इज्जत भी है, रिस्पेक्ट रिगार्ड भी है जिसको, ठीक, जो राइट टाइम पे राइट निर्णय ले पा रहा होता है, आप बताओ ऐसा व्यक्ति कभी अशांत हो सकता है अंदर से? उसे कोई अशांति आएगी? तो उसके लिए पीस हुआ या नहीं हुआ? पीस हुआ या नहीं हुआ? नहीं? अच्छा, आप बताओ हेमा बहन, कुछ कहना चाह रहे हो? जो मतलब ये सब चीजें तो हैं, पर कहीं ना कहीं जो दिमाग में जो चलता है ना, थॉट्स चलते हैं, तो पीस तो होगा ही ना। नहीं पीस ये तो कंफ्यूजन आपका, ऐसा कैसे हो जाएगा? जो ये है भी आपके पास, उनमें आपका क्या सेंस है? मैंने अभी क्या बोला, आपने ध्यान से सुना नहीं? फिर से ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला? आपके पास स्वास्थ्य भी है, यानी काया निरोगी है, ठीक, आपके पास सफलता भी है, आपके पास बहुत ही मीठे और मधुर संबंध भी हैं, एक दूसरे के साथ में रिश्ते बहुत अच्छे हैं, आपका समाज में रिस्पेक्ट रिगार्ड भी है, समझ रहे हो आप मेरी बात? और सफलताएं भी हैं जो भी आप चाहते हो लाइफ में, सही समय पे सही निर्णय लेने की शक्ति है आपके पास, परखने की शक्ति राइट आपके पास। क्या ऐसे व्यक्ति के मन में कभी कोई अशांत भावना पैदा होगी? रीजन दे दो आप मुझे, किस रीजन से पैदा होगी जो अशांत भावना? अब अशांत भावना कैसे पैदा होगी? यदि मुझे संबंधों में मोह पैदा हो गया हो, अब उस संबंध को कुछ चोट पहुंचेगी तो मुझे अशांति होगी। इसलिए मैंने क्या बोला, अटैचमेंट और एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड जब तक नहीं जाएंगे तो ये चीजें होते हुए भी पीस नहीं रहेगी।
तो जो डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा वो कौन करेगा? आपका अटैचमेंट, दूसरों से लगाव। जब भी जिस चीजों से आपका लगाव होगा, जिन लोगों से लगाव होगा, उनको चोट पहुंचेगी तो आपको चोट पहुंचेगी। या जिनसे आपने कोई एक्सपेक्टेशन करी होगी, यदि वो पूरी नहीं होगी तो आप डिस्टर्ब होंगे। इनके अलावा मुझे कोई कारण बता दो आप पीसलेसनेस होने का। तो अब एक बार सोचो, जबकि मेरे संबंध चल रहे होंगे तो संबंधों के लिए थॉट आ रहे होंगे, मेरे बिजनेस चल रहा होगा तो बिजनेस के भी थॉट आ रहे होंगे, मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसके थॉट आ रहे होंगे, लेकिन वो मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहे होंगे, बल्कि उसमें मेरा एंजॉयमेंट हो रहा होगा। कैसे पता चलेगा कि मेरी पीसलेसनेस की स्टेज है या पीस की स्टेज में हैप्पीनेस टुगेदर चलती है। जहां शांति है वहां सुख रहेगा ही रहेगा। अगर जिंदगी में सुख नहीं आ रहा है, इसका मतलब शांति भी नहीं रहेगी। ये कोरिलेशन है दोनों के बीच में। इसके ऊपर डिटेल में कल और बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत गहरा सब्जेक्ट है, शांति की अवस्था है। लोग बहुत गलत कंफ्यूज हैं, उन्होंने शांत समझ लिया, बस चुप रहे, हम सब चुप रहे, हम भी चुप रहे। ये काहे की अवस्था है? कैसे जीवन चल सकता है? आप कर्म क्षेत्र पर जीवन जी रहे हो भाई, तो कर्म क्षेत्र पर क्या पॉसिबिलिटीज होंगी वो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मैं पहले दिन इस बात को समझा चुका हूं, इंजीनियरिंग बेकार है यदि उसका यूज हमारी दुनिया के लिए ना हो, मेडिकल बेकार है यदि उसका यूज हमारी दुनिया के लिए ना हो, ऐसे ही राजयोग भी बेकार है यदि उसका यूज हमारी दुनिया के लिए ना हो। कोई फायदा नहीं ऐसे राजयोग को। जी पारुल बहन, ममता बहन भी साथ कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी ममता बहन, पारुल बहन, बोलो एक एक करके। जी सफलता क्या है? सफलता क्या है? बिल्कुल, सफलता है बैलेंस। सफलता कोई फाइनेंशियल सफलता की बात नहीं की जा रही यहाँ पे। सक्सेस का एक ही डेफिनेशन है मेरी नजर में, तो सक्सेस वो होती है जो लाइफ में बैलेंस क्रिएट करती है। बैलेंस, और किन चीजों का बैलेंस? रिलेशन वाइज बैलेंस, जो भी आपको जिम्मेदारियां मिली हैं उनका बैलेंस, जो भी आपने कार्य चुनाव किया है उस कार्य का बैलेंस, वो बैलेंस जो आपकी लाइफ में होगा हर तरह से, संबंधों का बैलेंस, कार्य का बैलेंस, यानी लाइफ बैलेंस इज सक्सेस। जॉब करना जरूरी है? नहीं, अगर जॉब के बिना काम चल रहा है तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर जॉब घर की आवश्यकता है और आप जॉब से भाग रहे हैं तो ये गलत बात है। देखिए, जॉब मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि जॉब करने से मुझे टेंशन हो जाएगी, ये बिल्कुल गलत बात है, फिर तो आप भगोड़े हैं। लेकिन जॉब आप करना चाहें, आपको उसकी आवश्यकता नहीं है, आप करना चाहें तो जॉब भी कर सकते हैं। आप जॉब पे भी उतने खुश रहते हैं और जॉब के बिना भी उतने खुश रहते हैं, तब जॉब छोड़ दें, कोई बात नहीं है। लेकिन जॉब को आप मतलब मेरा कहने का मकसद है, यदि आप किसी भी कार्य को परेशान होकर छोड़ते हैं क्योंकि वो काम आपको परेशान कर रहा है, इसका मतलब आप गड़बड़ पर हैं। ये समझ, ठीक है? चलिए, हाँ काजल बहन बोलो, आप भी बोल दो जल्दी से, वैसे मेरे दूसरे क्लास का स्टार्ट हो चुका है, बोलिए। सर आप उस वक्त बोले ना, सब इंसान परिवर्तनशील होता है, ठीक? क्या चीज? तो मतलब चेंजेबल होता है, परिवर्तन हो सकता है हर एक इंसान, लेकिन किसी किसी इंसान में ऐसा होता है कि आई एम द बेस्ट, मैं जो हूँ जो ठीक हूँ, तो वो इंसान तो चाहता है कि मेरा इंसान तुम करो, अगर मेरा इंसान नहीं करोगे तो खराब, घर में ऐसा मतलब कुलाव मच जाता है, तो कैसे हैंडल किया जाएगा? कुछ नहीं, आप उनको उनके हाल पर रखते हुए अपने आप को संभालो। पहले आपको क्या करना चाहिए? देखिए, दो स्थितियां होती हैं। एक स्थिति होती है कि यदि कोई, मतलब ये मेरा एक हाथ है, समझना आप ध्यान से, एक हाथ मेरा ये, यानी एक इंसान ये, एक इंसान ये। यदि मैंने ये देखा कि ये इंसान पे अभी मेरी बातों का प्रभाव नहीं जा रहा है, अभी मेरी बातों का प्रभाव नहीं जा रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? विड्रॉ करना चाहिए। इसलिए 8 शक्तियों में से एक शक्ति होती है पावर टू विड्रॉ। विड्रॉ कर जाओ, उनको उनके अच्छे साथ रहने दो। ओके, थैंक यू, आप ऐसे रहिए, बाकी ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि जो भी चीजें आप कह रहे हो, अगर मुझे वो कर पाऊंगी मैं करने की कोशिश करूंगी। और आप अपना काम करते जाओ, अपना काम करते जाओ, अपने सही सिद्धांतों को पालन करते जाओ। उनके लिए जितना जरूरी है, उनके रिएक्शन कंट्रोल करने के लिए उतना वो करते जाओ। इससे फर्क क्या पड़ेगा? लास्ट में एक बहुत ही शानदार चीज होगी। लास्ट में क्या चीज होगी? कुछ दिन के बाद में, क्योंकि कर्म तो बोलेंगे, आपके कर्म जो माहौल पैदा करेंगे, जो शांति पैदा करेंगे, जितना वो आपको शांत रखेंगे, जितना वो आप में स्टेबिलिटी लेकर के आएंगे। और ये आत्मा अगर ईगो बस ऐसा कह रही है कि ही इज द बेस्ट, तो कहीं ना कहीं ये मात खाएगी 100%। ये सिद्धांत, जो भी ईगो वाला आदमी होता है वो बहुत बुरी मार खाता है कहीं ना कहीं जाके। तो जब ये मार खाएगा और जब ये आपको स्टेबिलिटी देखेगा,
तो ऑटोमेटिकली उस दिन इसको रियलाइज हो जाएगा कि नहीं, मेरे को थोड़ा सा परिवर्तन की जरूरत है, मैं केवल बेस्ट नहीं। लेकिन अगर आप कह के, जो आदमी ईगो की स्थिति में होता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। एक भ्रष्ट बुद्धि वाले आदमी को जाकर के अगर आप शब्दों से समझाने का प्रयास करोगे तो आप एक झगड़ा मोल ले लोगे और संबंध आपका खराब हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है संबंध बचाना। तो क्या करना चाहिए, जब भी कोई आदमी की ईगो हाई हो रही हो तो झुक जाओ, पीछे हट जाओ, ताकि वो आदमी अपनी ईगो को और ना बढ़ाए, उसको उसे खुश रहने दो उसके उसमें कि हाँ हाँ ठीक है, मेरे से सब डरते हैं, मेरे से ऐसे रहते हैं, ठीक है, आप अपना काम करते जाओ, क्योंकि मेरी यात्रा मेरी है, मैं मेरे कर्म साथ लेके जाऊंगी, ना कि उस सामने वाले व्यक्ति कर्म साथ लेकर के जाऊंगी। सो दैट्स व्हाई हम गलती कहां कर रहे हैं, हम दूसरों को बदलने का प्रयास करते हैं। लिख लो आप मेरा एक स्टेटमेंट, दुनिया की 2 सबसे बड़ी मिस्टेक हर इंसान कर रहा है, दूसरों को कंट्रोल करने की और दूसरों को चेंज करने की, और ये दोनों असंभव काम है, ये कभी नहीं होंगे। हम मर भी जाएं तब भी नहीं होंगे। ना हमसे लोग कंट्रोल होंगे और ना हमसे लोग चेंज होंगे। लोग चेंज भी अपनी मर्जी और अपने रियलाइजेशन से होंगे, अपनी क्षमता अनुसार होंगे, और लोग कंट्रोल पसंद ही नहीं करेंगे, क्योंकि आत्मा स्वतंत्र है। स्वतंत्र चीज किसी का भी कंट्रोल पसंद नहीं करती। जैसे हमें किसी कंट्रोल पसंद नहीं है, तो हमें भी किसी पर कंट्रोल करना नहीं चाहिए। ये जब तक आप अंडरस्टैंडिंग अंदर नहीं लेके आओगे, सारी जिंदगी दुखी रहोगे। ठीक है, चलिए, ओम शांति। आज हम यहीं खत्म करेंगे क्योंकि मेरा अगला क्लास भी है, टाइम हो चुका है, स्टार्ट मुझे ही करना है वो। एक मिनट के लिए बस साइलेंस में बैठेंगे, अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि जैसे परमात्मा पिता की शक्तिशाली किरणें हमारे मन बुद्धि को शांत और शीतल बना रहे हैं। ज्ञान के सागर में हर बात की समझ मुझे दी। मेरा एक ही लक्ष्य है, स्वयं में भी गुणों का विकास करना और सभी को गुणवान चरित्रवान बनने में मदद करना। सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, सब अपनी अपनी यात्रा पर। मेरा जन्म सबको सुख देने के लिए हुआ। ओम शांति।